नमस्कार मित्रों, अपने बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भू संतुलन को लेकर के, जो कि आइसोस्टेसी इंग्लिश में जिसे कहा जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व रखता है ये बिंदु। तो अपने बात कर रहे हैं सबसे पहले भू संतुलन या आइसोस्टेसी शब्द जो है वो किसने दिया, तो ये डटन महोदय ने दिया। किसने दिया? तो डटन महोदय ने दिया, जो कि कब दिया? तो 1889 ईस्वी में दिया। डटन महोदय कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के भूवैज्ञानिक भूविद्वान थे। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रश्न की बात होगी कि भू संतुलन शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? आइसोस्टेसी शब्द किसने दिया? तो डटन महोदय ने दिया। ये अमेरिका के थे और 1889 में दिया। अब हम बात करें दूसरे प्रश्न की ओर कि आइसोस्टेसी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया। किससे लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ आइसोस्टेसियस है। यानी आइसोस्टेसियस शब्द है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से? तो आइसोस्टेसियस से लिया गया है। आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो आइसोस्टेसियस का अर्थ जो होता है वो समस्थिति होता है। क्या होता है? तो समस्थिति इसका अर्थ होता है। अब बात कर रहे हैं डटन महोदय ने संतुलन के शब्द को क्यों दिया या क्यों प्रयोग किया? क्योंकि कहीं ना कहीं परिभ्रमणशील जो पृथ्वी है इसके ऊपर अनेक ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़, मैदान और नीचे तली, समुद्र की तली तक के भागों में संतुलन बना रहता है। यानी पृथ्वी भ्रमणशील होती है, होते हुए भी क्या है, संतुलन को बनाए रखती है। तो कहीं ना कहीं भू संतुलन शब्द उनके विवेक में आया। अब बात हम कर रहे हैं कि उन्होंने डटन महोदय ने दूसरी एक विशेष बात ये कही कि पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत, पहाड़, मैदान जो है ऊंचे ऊंचे, उनके पर्वतों का घनत्व जो है वो कम होता है, नीचे का घनत्व ज़्यादा होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक रेखा के नीचे उन्होंने कहीं ना कहीं एक समतोल रेखा की कल्पना की। एक नीचे कोई रेखा के ऊपर ये संतुलन बना रह सकता है, ऐसी बात उन्होंने कही। तो अब हम बात करें भू संतुलन शब्द पर आगे बढ़ते हैं। तो भारत के अंदर सर्वेक्षण करने आए सर जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि 1859 में आए थे। कब आए? 1859 में। कौन आए? सर जॉर्ज एवरेस्ट आए। सर जॉर्ज एवरेस्ट आए। क्यों आए? तो ये कहीं ना कहीं एवरेस्ट आए किस लिए? गंगा और सिंधु का मैदान जो था, गंगा और सिंधु का मैदान जो था, वहाँ अक्षांशों के निर्धारण के लिए आए। किसके लिए? गंगा सिंधु मैदानों के लिए अक्षांशों का निर्धारण हेतु सर जॉर्ज एवरेस्ट आए थे भारत में 1859 में। तो कहीं ना कहीं अक्षांशों के निर्धारण करते समय यहाँ 5.236 का अंतर आ गया, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए चिंता का विषय था कि इनका इतना अंतर क्यों आया। तो इसी अंतर के बारे में अध्ययन करते हुए आगे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्हीं के आधार पर हम कुछ विद्वानों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं अपना। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्ज एरी के बारे में कि जॉर्ज एरी ने अपना संकल्पना, अपना मत प्रस्तुत किया और उन्होंने कहीं ना कहीं तेराव सिद्धांत या जड़ सिद्धांत और या पलवनशीलता के सिद्धांत की बात की। अब मैंने शब्द क्यों लिखे? तेराव सिद्धांत, जड़ सिद्धांत और पलवनशीलता का सिद्धांत। ये सिद्धांत परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो आपको पूछ लिया जाए तेराव सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज एरी ने दिया। जड़ सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज एरी ने दिया। पलवनशीलता का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज एरी ने दिया। उनकी कल्पना कहीं ना कहीं जैसे पर्वतों की जड़ें होती है, एक परिभाषा भी कह सकते हो कि पर्वतों की जड़ें होती है, ये किसने कहा? तो जॉर्ज एरी ने कहा। उनका तेराव सिद्धांत की बात अगर की जाए तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक नाव जो होती है उसके 9 भाग नीचे और 1 भाग जल के बाहर होता है, उसी के आधार पर उन्होंने अपनी संकल्पना दी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या बताया कि घनत्व समान होता है, पर्वतों का, मैदानों का, पहाड़ों का, समुद्री तली का घनत्व समान, लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं गहराई में अंतर होता है। घनत्व समान और गहराई में अंतर।
गहराई में क्या होता है, अंतर होता है। ये किसने कहा, ये एरी ने कहा कि घनत्व तो समान है सभी वस्तुओं का, पर्वत पहाड़ मैदान सभी का, और गहराई में इनके क्या है, अंतर है। तो ये इन्होंने कहीं ना कहीं नाव के रूप में तेराव सिद्धांत की बात की कि घनत्व सभी का क्या है, लेकिन जो भाग जितना अधिक ऊपर उठा हुआ है उतना ही वो भाग क्या है, जल के अंदर स्थित है। इस प्रकार का उन्होंने एक संकल्पना दी, जो कि बताया कि जितना भाग जो ऊपर उठा हुआ है उतना भाग ही वो क्या है, पृथ्वी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं उन सभी का घनत्व जो है 2.7 अगर बताया तो 2.7 इन्होंने पृथ्वी ऊपरी का भाग का बताया, तो सारा सभी का घनत्व है वो इन्होंने समान बताया। किसने, जॉर्ज एरी ने। तो जॉर्ज एरी के सिद्धांत से संबंधित कुछ 5-6 महत्वपूर्ण बातें हो गई जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखती है, और मेरे ख्याल से आपको साथ में याद भी हुई होगी कि तेराव सिद्धांत की बात इन्होंने की है, जड़ सिद्धांत की बात इन्होंने की है, प्लवनशीलता की बात इन्होंने की है। इन्होंने कहा घनत्व को इन्होंने क्या बताया है, समान बताया है, और गहराई में क्या बताया है, अंतर बताया है। गहराई में इन्होंने अंतर बताया है कि जो भाग जितना अधिक ऊपर उठा हुआ होगा उतना ही वो भाग अधिक भूमि के अंदर नीचे होगा। जो भाग कम उठा हुआ है तो उसका गहराई भी क्या होगी, कम होगी, लेकिन घनत्व सभी का इन्होंने समान बताया। किसने, जॉर्ज एरी ने। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे, जो कि प्राट महोदय के बारे में बात करें, जो कि प्राट महोदय ने एरी के विपरीत उन्होंने संकल्पना को प्रस्तुत किया। किसने, प्राट महोदय की हम बात कर रहे हैं। तो प्राट महोदय ने कहीं ना कहीं घनत्व में अंतर बताया लेकिन गहराई में समानता को दिया, यानी एरी के उल्टा हो गया कि घनत्व में इन्होंने क्या बताया, अंतर बताया, घनत्व में अंतर बताया, और गहराई में क्या बताया, गहराई जो है वो समान यानी समतोल रेखा की कल्पना इन्होंने की। प्राट महोदय ने क्या कहा कि समतोल रेखा की, यानी ऊपरी जो भाग है वो कहीं ना कहीं क्या है, इसमें अंतर है। किसमें, घनत्व में अंतर है। जैसे इनका घनत्व मान लीजिए 5 है, 3 है, तो इनका 4 है, इनका 5 है, यानी जो भाग जितना अधिक ऊपर उठा हुआ होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, जो भाग नीचा होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। और नीचे एक उन्होंने क्या बता दी, एक ऐसी रेखा बता दी जिसके सारे सभी का घनत्व क्या हो जाता है, समान हो जाता है। यानी गहराई कहीं ना कहीं क्या है, एक रेखा के सहारे सभी के समानता लिए हुई है। जबकि एरी का मत क्या था, एरी की संकल्पना के अंदर कहा गया था कि जो भाग जितना ऊपर उठा उतना ही वो देखिए गहराई में है, लेकिन गहराई में इन्होंने कहीं ना कहीं एक समतोल रेखा की कल्पना की कि ये जो भाग है जो कि पूर्ण रूप से यहाँ आकर क्या हो जाता है, सभी का घनत्व समान हो जाता है, लेकिन ऊपरी भागों में घनत्व में अंतर मिलता है। ये किसने कहा, प्राट महोदय ने कहा। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे विद्वानों की, जो कि स्केनन की बात करेंगे कि स्केनन जो है उन्होंने दोनों के, प्राट और एरी के बीच का रास्ता निकाला। यानी स्केनन महोदय की संकल्पना जो थी, प्राट और एरी ने जहाँ पर कहा कि घनत्व में क्या है, समानता है, जबकि गहराई में अंतर है, और उल्टा किसने कह दिया, प्राट ने कह दिया कि घनत्व में तो अंतर है लेकिन गहराई में समानता है। और स्केनन महोदय ने दोनों के बीच का रास्ता किस प्रकार से निकाला, तो उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि जो भाग ऊपर उठे, जिस प्रकार ऊपर उठे हुए भाग हैं उसका घनत्व भी अलग अलग भागों में बंटा हुआ है। जैसे ऊपरी भाग अगर घनत्व 2 है, फिर नीचे 3 है, यहाँ 4 है, उसी प्रकार यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। यानी जो भाग जितना अधिक ऊपर उठा हुआ होगा ऊपरी भाग का घनत्व क्या होगा, ऊपरी भाग का घनत्व कम होगा और नीचे के भाग का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक नीचे एक समानता दर्शाई कि नीचे एक रेखा के सारे सभी का घनत्व समान हो जाता है। तो इस प्रकार की बात स्केनन ने की दोनों के, जो कि 1933 के अंदर उन्होंने अपनी संकल्पना प्रस्तुत की। प्रश्न अगर आपके सामने पूछ लिया जाए स्केनन की संकल्पना कब सामने आई, तो 1933 में आई, जो कि इन्होंने प्राट और एरी के दोनों के संकल्पना के लिए बीच का रास्ता इन्होंने निकाला। इसके अलावा एक ही स्तंभ के घनत्व में अंतर किसने बताया, एक ही स्तंभ के
अंदर घनत्व मंत्र बताने वाले ये प्रमुख विद्वान थे स्केनन। ये कि घनत्व जो कि ऊपरी भाग का घनत्व कम होता है, बीच के भाग का मध्यम होता है, नीचे के भाग के घनत्व अधिक होता है। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अब हम बात करते हैं एफोर्ड और बोबी के बारे में कि एफोर्ड और बोबी की जो संकल्पना थी वो कहीं ना कहीं प्राट के संकल्पना से मैच करती है। एफोर्ड और बोबी की संकल्पना, एफोर्ड व बोबी की संकल्पना है वो प्राट के संकल्पना से मैच करती है, यानी प्राट के समर्थक थे। ये प्रश्न काफ़ी बार आता है कि एफोर्ड और बोबी की संकल्पना जो कि किसका समर्थन करती है, प्राट का करती है, एरी का करती है, स्केनन का करती है। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि प्राट की संकल्पना के समर्थक थे एफोर्ड और बोबी। इनका भी यही मानना था कि ऊपर का घनत्व अधिक होता है और नीचे में कहीं ना कहीं एक जो कि समतोल रेखा है, जो कि समतोल रेखा जो कि एक मंडल का निर्माण करती है। और उस मंडल की जो गहराई इन्होंने कहीं ना कहीं बताई वो क्या है, उन्होंने 100 किलोमीटर, कई जगह आपको 112 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल जाता है। 112 किलोमीटर की गहराई के अंदर, और ये जो कि समतोल रेखा है, ऊपर सभी में घनत्व में क्या होता है अंतर होता है। इस प्रकार की बात एफोर्ड और बोबी ने कही जो कि प्राट की विचारधारा से मिलती जुलती थी। अब हम बात कर रहे हैं अगली संकल्पना के बारे में, जोली का मत, जो कि जोली ने किसके ऊपर तेराव जड़ सिद्धांत और तेराव सिद्धांत का समर्थन किया, यानी एरी का समर्थन किया। एरी का समर्थन जोली के साथ होम्स ने भी किया है। जोली व होम्स ने किस संकल्पना का समर्थन किया है, तो एरी की जड़ सिद्धांत की संकल्पना का इन्होंने समर्थन किया है। किसने? जोली व होम्स ने। तो जोली ने जो कि एक नीचे का जो भाग था जो कि समतोल रेखा के रूप में, जोली का जो मत था वो कहीं ना कहीं किस पर, एरी के सिद्धांत पर आधारित था। परिवर्तनशीलता सिद्धांत का समर्थन उन्होंने किया। और जो कि जैसे उन्होंने ऊपरी घनत्व 2.67 बताया और नीचे का घनत्व, सियाल का घनत्व सीमा का लगभग 3 उन्होंने बताया, क्योंकि सियाल सीमा पर तैर रही है, इसका इन्होंने समर्थन किया। जो कि एरी ने पहले बताया था कि सियाल सीमा पर तैर रही है। और नीचे एक परिमंडल की इन्होंने कल्पना की जिसका 10 मील या 16 किलोमीटर मोटा ये मंडल बताया, जिसके ऊपर कहना कि इन्होंने, जैसे हमने समतोल रेखा की बात की, उसको एक मंडल के रूप में प्रदर्शित किसने किया, तो जोली ने किया। जोली की संकल्पना जो थी वो कहीं ना कहीं किस पर आधारित थी, तो ये तेराव सिद्धांत एरी पर आधारित थी। इन्होंने 1925 में ये संकल्पना को प्रस्तुत किया। इसके बाद हम लास्ट बात कर रहे हैं होम्स के बारे में। तो आर्थर होम्स ने भी किसकी संकल्पना का समर्थन किया, तो एरी की संकल्पना का समर्थन किया। एरी की जड़ संकल्पना का इन्होंने समर्थन किया कि जैसे सियाल सीमा पर तैर रही है, उसी प्रकार उन्होंने बताया कि सभी का घनत्व जो कि ऊपरी जो पदार्थ हैं, ऊपरी जो भारी ऊंचे जो पर्वत आदि हैं, इनके घनत्व जो है हल्का या होता है। कारण क्या है? घनत्व कम होने का, कि नीचे भारी हल्के पदार्थों का जमाव इसके अधिक होता है। यानी कहीं ना कि जड़ संकल्पना की बात इन्होंने की, जो कि एरी ने पहले बताया था कि जो भाग ऊपर उठा हुआ है उतना ही भाग नीचे भूमि के अंदर दबा हुआ है। उसी प्रकार होम्स ने भी ये बात कही कि ऊपर जो भाग उठा हुआ है उसके नीचे हल्के पदार्थों का जमाव नीचे की ओर अधिक होता है। तो ये आपको भू संतुलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं। कोशिश की गई है कि केवल मुख्य बिंदुओं को ही आपको यहाँ बताया जाए, जो आपको बिना समय गंवाए आपके लिए समय की बचत करते हुए, और परीक्षा में आने वाले प्रश्न लगभग यहाँ पर बात अपने हो चुकी है। और अब लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और आगे शेयर ज़रूर करें। कैसा लगा ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।